तो पुट द हेडिंग चिल्ड्रन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की जगह 2019। 1986 का कानून पुराना हो चुका है, नया है 2019 का। कुछ खास चेंजेस नहीं है, मतलब आपके लेवल पे, हैड इट बीन अ लीगल क्लास तो चेंजेस काफी होते हैं, बट आपके लेवल पे एक माइनर सा चेंज है जो मैं आपको बताया करता था कि भाई 3 अमाउंट फिक्स किए गए हैं। तो इट वॉज कि अगर आपका क्लेम अप टू ₹20 लाख है तो आप कहां जाएंगे कंप्लेन करने। क्लेम इज इन बिटवीन 20 लाख टू 1 करोड़ तो आप कंप्लेन कहां करेंगे, एंड इफ इट इज 1 करोड़ अबव तो आप कहां कंप्लेन कर सकते हैं। दिस इज डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। नाउ दिस 20 लाख हैज बिकम 1 करोड़, ये बन गया 1 से 10 करोड़ और ये बन गया 10 करोड़ प्लस। तो अगर आपका क्लेम अमाउंट है 1 करोड़ तो यू विल विजिट द डिस्ट्रिक्ट फोरम। ये आपके डिस्ट्रिक्ट में जहां पे लोअर कोर्ट होता है वहां पे एक रूम होगा जहां पे कंज्यूमर केसेस की कंप्लेंट ली जाती हैं, तो यू विल फाइंड द कंप्लेंट देयर। स्टेट कमीशन जो होगा वो 2 4 5 डिस्ट्रिक्ट्स में या स्टेट में आपको शायद एक ही मिलेगा। नेशनल कमीशन पूरे इंडिया के लेवल में एक होता है। तो इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम, यू मतलब यू कुड बी अ कंज्यूमर, यू कुड बी अ बिजनेसमैन, तो यू कैन फाइल योर केस अगेंस्ट द अग्रीव्ड पार्टी। अगर आप कंज्यूमर है और फैसला सुना दिया गया बिजनेसमैन के फेवर में तो यू कैन गो टू द स्टेट कमीशन। अगर आप बिजनेसमैन है और फैसला आ गया कंज्यूमर के फेवर में तो अगेन बिजनेसमैन विल मूव टू द स्टेट कमीशन कि भाई मेरी गलती नहीं थी, मैंने इनको बैटरी बेची थी और मैंने बोला था कि यार 3 महीने में बैटरी का वाटर रिफ्यूल कर देना। हमारा पर्सन जाता भी था रिफ्यूल कराने के लिए, बट ये रिफ्यूल नहीं करते थे बैटरी को, तो उन्होंने बैटरी को ठीक से रखा नहीं, इसलिए इनका इन्वर्टर ठीक से बैकअप नहीं दे पा रहा और जो बैटरी 2 साल चलनी चाहिए थी वो खराब हो गई। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई। बट आप कह रहे नहीं हमने ड्यू केयर लिया था तब भी बैटरी खराब हो गई, तो इस तरह से लड़ाई झगड़ा आप कर सकते हैं। तो यू कैन गो टू द स्टेट कमीशन। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? स्टेट कमीशन के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं है देन यू कैन गो टू द नेशनल कमीशन, और अगर नेशनल कमीशन के डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कहां जाएंगे? स्काई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो नेशनल कमीशन का जो स्टेटस होता है इट इज एज गुड एज हाई कोर्ट, और इनका जो स्टेटस होता है ये लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, डिस्ट्रिक्ट कचहरी, जो भी आप बोलना चाहें, ये एक साधारण सा ऑफिस होता है बस। पीपल गॉट टू नो दिस थिंग। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपको पता है, फीचर्स आप पढ़ चुके हैं, रिपीट है यहाँ पे। 3 टियर जुडिशियल स्ट्रक्चर आपको बता दिया मैंने, 6 राइट्स वी हैव ऑलरेडी डन, और क्या रिलीफ है ये नया टॉपिक आपको पढ़ना है। समझ गए इस बात को? झटपट अपडेट करें बच्चों। सबने लिख लिया टॉपिक्स? रिटर्न रिटर्न। यस सर। चलिए, जहां पे भी 1986 लिखा है आप 2019 कर लीजिएगा। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1986, अमेंडेड एंड अपडेटेड इन द ईयर 2019 टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट थ्रू स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवियंसेस। ग्रीवियंस का मतलब समझते हैं ना, द्वेष हिंदी में, या समस्या, परेशानी आपकी। सो द ठेठ हिंदी वर्ड इज द्वेष। नहीं समझ में आया? एंड द थोड़ा उर्दू टेंजेंट वाला जो शब्द है दैट इज आपकी परेशानी। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो ये कानून इसलिए बनाया गया था ताकि कंज्यूमर्स को हम प्रोटेक्ट कर पाए, वो शॉपकीपर्स के चंगुल में ना फंसे। हम प्रमोट करें उनका इंटरेस्ट कि वो चीजों खरीदें। जैसे अमेजोन वगैरह में आप चीज खरीदिए 10 डे की रिटर्न गारंटी होती है, बट वहां पे भी लोग बड़े कलाकार हो गए हैं, सामान मंगवाते हैं शादी के 2 दिन पहले, शादी ब्याह में पहन लेते हैं कपड़ा, फिर टैग को फेविक्विक से चिपका के वापस। शूज तक में ऐसे करते हैं। तो शूज अभी मैंने रिसेंटली प्यूमा का ऑर्डर किया था मिंत्रा से, 4500 का था तो सेल में 1300 का मिल गया। तो उसमें पीछे क्लिप लगा था लंबा सा, और बिना उस क्लिप को निकाले अगर आप पहन लेंगे तो आप जोकर लगेंगे। बट कुछ होते हैं जो उस क्लिप को ट्राउजर के अंदर डाल लेंगे, बट भागेंगे तो क्लिप बाहर नजर आएगा ही आएगा। तो ईदर यू विल कट द क्लिप और यू विल रिटर्न द शू। तो इस तरह की हरकतें वो लोग करने लग गए हैं। तो अर्लियर कंज्यूमर्स यूज्ड टू बाय दीज थिंग्स, तो 4 दिन इस्तेमाल किया, जब रिटर्न पीरियड आने लग गया तब उसको क्या किया? वापस किया। तो सिर्फ कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट नहीं है बच्चों, बिजनेसमैन का भी इंटरेस्ट है। तो ये बड़ा पिक्यूनरी डिफरेंस है बिटवीन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड 2019। 1986 में एक्ट में 99% प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट कंज्यूमर का था, बट नाउ 2019 के कानून में कंज्यूमर के साथ साथ बच्चों सेलर के प्रोटेक्शन की भी बातें की जा रही है। लॉजिक वेंट वेल? समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई?
तो अब ये कंपनीज ट्राई एंड बाय सिस्टम पे चली आई हैं। अगर आपने प्रोडक्ट खरीदा, विद इन 48 आवर्स यू हैव टू प्लेस द रिटर्न रिक्वेस्ट, नहीं तो 48 आवर्स के बाद रिटर्न रिक्वेस्ट एंटरटेन होगी ही नहीं। तो कुछ कंपनीज ऐसा करना चाह रही हैं, कुछ ने सिस्टम बना दिया है, और कुछ कंपनीज ने बच्चों स्पेसिफिक लॉगिन पे सिस्टम बनाया है। मतलब सर, मैं पिछले 15 ऑर्डर्स में से 14.5 ऑर्डर्स हफ्ते भर में रिटर्न कर चुका हूं, तो कंपनी समझ जाएगी कुछ फिशी चल रहा है, कुछ गड़बड़ है, तो मेरी लॉगिन आईडी पे वो रिटर्न ब्लॉक कर देंगे, तो मैं चीजों को रिटर्न कर ही नहीं पाऊंगा। फिर सर दूसरी ईमेल आईडी से अकाउंट बना लीजिए। दूसरी ईमेल आईडी से अकाउंट बना के आप पकड़े तो नहीं जाएंगे, बट जब उसमें भी आप ये सब हरकतें करेंगे तो आपका टीसीपी और आईपी क्रैक किया जाएगा, हैक नहीं किया जाएगा। सो कॉल्ड देखा जाएगा कि इस टीसीपी आईपी एड्रेस से ही एक नई ईमेल आईडी बनी है और उस पर फिर ये नौटंकी चालू हो गई, मतलब द पर्सन इज सेम। तो ये आने वाले टाइम में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रमोट हो जाएगा, तब आप इस तरह की हरकतें कर ही नहीं पाएंगे। हो सकता है कपड़े में एम्बेडेड चिप लगा दें, स्पेशली ऑनलाइन ऑर्डर्स में, जूते के नीचे कोई चिप लगा दें जिससे पता लग जाए कि आप कहाँ कहाँ घूम टहल के आए हैं, किस किस गैया का गोबर लगा है वहां पे। तो जब आप रिटर्न प्लेस करेंगे तो वहां पे ऑटोमेटिकली लॉगिन आ जाएगा, RIFD कनेक्टेड रहेगा, सैटेलाइट ट्रैकिंग रहेगी। अभी सर क्यों नहीं होता? 599 रुपये का जूता खरीदोगे, उसमें 2000 रुपये का ट्रैकर लगाएगी कंपनी। समझ में आ गया? तो अभी कॉस्ट इज हाई, और ऐसा हर जगह नहीं होता है। जैसे हमारे इलाहाबाद में मेरे घर के पीछे एक बड़ा बर्बाद मोहल्ला है, नाम नहीं बताऊंगा, डिफेमेशन का केस लग जाएगा नहीं तो। वहां पे कुछ लड़के हॉस्टल वगैरह में रहते थे, फ्लिपकार्ट से मोबाइल वगैरह मंगवाते थे, मोबाइल छीन के उन लड़कों को मार पीट करके भगा देते थे। तो फ्लिपकार्ट ने उस मोहल्ले में डिलीवरी ही बंद कर दी। वो पिन कार्ड देखते थे 211009 है, यहाँ तो सामान ही नहीं भेजना है। अंडरस्टूड दिस? तो काफी मोहल्लों में ऐसा भी होता था। तो 1986 और 2019 में विशेष फर्क महसूस हो गया। तो 1986 में वी टॉक अबाउट मोर ऑफ कंज्यूमर्स, 2019 में कंज्यूमर्स के साथ साथ सेलर्स पे ज्यादा ध्यान है। क्या हुआ? अर्चिता जी कुछ पूछना चाह रही है, बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ आप डिस्कस कर रही थी। नहीं, 211003 जो है ये आपके मोहल्ले का पिन कोड होगा, पूरे शहर का पिन कोड ये थोड़ा हो सकता है। ठीक है, मोहल्ला वाइज इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे इलाहाबाद में सिविल लाइंस एरिया है तो देयर इट इज 211001। दिल्ली में आपने सुना होगा 11001, तो ये कनॉट प्लेस, पालिका बाजार, जो मेन सेंट्रल दिल्ली हो गया। अब कोई मान लीजिए दिल्ली में एकदम नुक्कड़ नाटक में कहीं रहता है, तो उसका हो सकता है 110016 होगा पिन कोड। समझ में आ गया? किसी पर्टिकुलर एरिया मान लीजिए स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा रहते हैं, तो वहां कैश ऑन डिलीवरी चलेगा ही नहीं। समझ में आ गई बात? कैश ऑन डिलीवरी चलेगा ही नहीं। अभी रिसेंटली मैंने एक पार्सल भेजा अपने बेटे को, उसकी बहना ने उसके लिए राखी बनाई थी, टू कोटा। लास्ट ईयर भी भेजा था, उसकी एक बुक थी और उसको कुछ स्पेशली कॉफी चाहिए थी हेजलनट, तो वो भी भेज दी। तो ही सेड कि पापा ये रास्ते में पार्सल मेरा थोड़ा कटा पटा था। तो मैंने कहा हो सकता है कोरियर बॉय ने निकाल लिया होगा। तो मैंने कोरियर कंपनी को फोन किया, तो उसने कहा नहीं सर आप कहिए तो मैं वीडियो क्लिपिंग भेज दूँ, पूरा पार्सल अनलोड अपलोड सब वीडियो के अंतर्गत ही होता है, हॉस्टल वाले बदमाशी कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 50-100 रुपए का कॉफी का पाउच तो कोई बड़ी चीज नहीं। दिस टाइम वी सेंट हिम अ टी शर्ट, एंड वो रक्षाबंधन कुछ था, तो जब उसने ओपन किया तो अंदर एक ब्लेड पड़ा था। तो उसने अपनी मम्मी से पूछा ब्लेड किस लिए भेजा था? मैं ब्लेड तो भेजा ही नहीं, एंड आई ऑल्सो डोंट यूज दैट, वो दादाजी वाला रेजर शेव करने के लिए। तो मैंने कहा ब्लेड तो हमारे घर में इस्तेमाल ही नहीं होता, और कभी कोई पुराना पापा इस्तेमाल करते भी थे तो ब्लेड का नाम था विजय सुपर। हमने कहा पापा यूज टू यूज 7 o'clock प्लेटिनम कोटेड, तो ये तो घर का है ही नहीं बेसिकली, और घर में ब्लेड है ही नहीं हमारे यहाँ। क्या भरोसा कोई नस काट ले और खर्चा बढ़ जाए, पता लगा काटनी इधर वाली काट लिए, मरे तो नहीं, खर्चा और बढ़ा गए। तो फिर पूछा गया कोरियर कंपनी, फिर मैंने फोन किया व्हाट इज दिस न्यूसेंस, भाई कंज्यूमर फोरम में केस करेंगे आपके ऊपर। तो कह रहा सर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हॉस्टल वाले बदमाशी करते हैं। तो फिर देखा तो टी शर्ट पे 2 कट के दाग थे। तो फिर बाद में जब मैंने हिसाब किताब लगाया, आई आज द हॉस्टल केयर टेकर, भाई पार्सल कब डिलीवर हुआ? भैया वो 16 तारीख को दिन में 2:30 बजे आया था, भैया कोचिंग निकल गया था, तो शाम को वो आया तो मैंने दे दिया। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने ट्रैक ऑन कोरियर कंपनी की ट्रैकिंग चेक की कि उन्होंने डिलीवर कब किया। डिलीवरी वॉज ऑन 15 अगस्त एट 1 PM अप्रोक्सीमेटली। 1.5 दिन पार्सल हॉस्टल के केयरटेकर के पास पड़ा हुआ था। तो आई सेड टू माय सन चलो रहने दो कोई बात नहीं, टी शर्ट 1-2 बार पहन लेना फिर फेंक देना। अब हॉस्टल के केयर टेकर को कंप्लेन की हमने कि नहीं सर मैं देखती हूँ, मैंने नहीं आप कुछ मत देखिएगा, वो हो सकता है कहीं बच्चों को हार्म ना करे, कम से कम जब हॉस्टल खाली करेंगे तो पुंगी बजाएंगे उसकी कायदे से।
तो अभी दिल में वो दर्द है, उगा रहा हूं उसको मैं। 2 घंटा तो जरूर मार के आऊंगा उसको मैं, पक्का। समझ में आ गया? ठीक ना? तो आदमी है, वहीं गिर जाएगा नाली में। तो अभी तो वही अपना मतलब है। चलते हैं आगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का? चलिए, अगली बार सोच रहा हूँ पार्सल भेजूं, उसमें अंदर लिख दूं अपने माता पिता को ढूंढ रहे हो क्या जो पार्सल फाड़ रहे हो। तो भाई कंज्यूमर कौन होता है? एनी पर्सन हु बायज गुड्स और सर्विस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में गुड्स एंड सर्विस भी आ चुका है। फॉर अ कंसिडरेशन। अब बच्चों ये कंसिडरेशन शब्द जो है ये इंग्लिश में अलग मायने रखता है, एंड इन कमर्शियल लीगल लैंग्वेज इट हैज अ डिफरेंट मीनिंग। कंसिडरेशन का शब्द सो कॉल्ड अंग्रेजी में बोलता है एनीथिंग इन रिटर्न। आई रिपीट चिल्ड्रन, द वर्ड सेज व्हाट? एनीथिंग इन रिटर्न। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बदले में आप कह रहे हैं सर गुरु दक्षिणा में 1 चपाती हम आपको डेली खिला देंगे लाके। समझ में आ गया? बट बच्चों 1 घंटे आपको पढ़ाने के लिए क्या 1 चपाती सेटिस्फैक्ट्री है? नो। यहां मुंह में जाएगी, यही गले में अटक जाएगी। बट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 10 इट सेज एनीथिंग ऑफ कंसिडरेबल और इक्विवेलेंट वैल्यू। 50,000 रुपए की आपने खरीदी एक्टिवा सेकेंड हैंड, मैंने आपको थोड़ा सा बहला फुसला कर 2,000 रुपए में आपसे खरीद ली। क्या बच्चों ये कंसिडरेबल वैल्यू है? नो। 50,000 की एक्टिवा आपने 6 महीना यूज की, मैंने 40,000 में आपसे खरीद ली, ये ठीक लगता है। तो अगर मैंने आपको बहला फुसला की गाड़ी आपसे इतनी सस्ती खरीद ली, यू कैन स्यू मी इन द कोर्ट ऑफ लॉ अंडर दिस पॉइंट कि मैंने आपके ऊपर एक डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस एज अ टीचर एंड अ स्टूडेंट रखा, आप उस डर से इज्जत के मारे मेरे को कुछ बोल नहीं पाए। तो कोर्ट में जज साहब बोलेंगे ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये गलत है, तो आपको गाड़ी वापस करनी पड़ेगी। तो अंग्रेजी में कंसिडरेशन का मतलब एनीथिंग इन रिटर्न, कुछ भी। बट यहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला कंसिडरेशन लगता है एनीथिंग ऑफ कंसिडरेबल और इक्विवेलेंट वैल्यू। समझ आ गया? विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड। हैज बीन पेड मतलब कैश ट्रांजैक्शन, प्रोमिस मतलब क्रेडिट। ये नहीं कि आपने कार खरीदी ईएमआई पे, मारुति फाइनेंस टाटा फाइनेंस ने आपको गाड़ी फाइनेंस की, 3 महीने बाद गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम आ गई, दे कैनॉट से कौन आपने पूरा पैसा दे दिया, जाइए हम आपकी गाड़ी में इंजन रिपेयर फ्री में नहीं करेंगे, स्टिल यू कैन फाइल अ सूट। खोपड़े में बात गई। और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस, कुछ पैसा दे दिया कुछ बाद में देंगे, अंडर एनी स्कीम ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड शब्द का मतलब होता है अंग्रेजी में टाल देना, फॉर फ्यूचर। और यहां पे बच्चों जो कॉन्सेप्ट बनेगा इट इज कॉल्ड एज हायर परचेज सिस्टम। जब आप घर वगैरह कार वगैरह खरीदते हैं उस लोनिंग सिस्टम को हायर परचेज बोलते हैं। बट अगर आपने Amazon से मोबाइल फोन खरीदा तो इससे बोलते हैं बच्चों व्हाट इज कॉल्ड एज इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। ये 2 चैप्टर्स आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे अकाउंटिंग में। पीपल माइट से कि सर इनमें डिफरेंस क्या होता है? व्हेन गुड्स आर ऑफ स्मॉल वैल्यू, टीवी फ्रिज एंड ऑल दैट, पहला इंस्टॉलमेंट देने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही सिग्नेचर किया कागज पे और सामान आपको डिलीवर हो गया, ओनरशिप गेट्स ट्रांसफर्ड। आई रिपीट, ओनरशिप गेट्स ट्रांसफर्ड। एक इंस्टॉलमेंट दी और भाग गए, मैक्सिमम सेलर आपको कोर्ट में स्यू कर सकता है, सामान वापस नहीं ले सकता, कानून है ये। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इसको बोलते हैं। बट व्हेन यू हैपन टू टेक अ कार, अ हाउस, अ बंगलो, एक्सपेंसिव थिंग्स, जब तक आखिरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाएगा ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। और अगर आप भाग गए, अंडर हायर परचेज एक्ट आपके खिलाफ कोर्ट में केस चलाया जाएगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो छोटी मोटी चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ही ओनरशिप का ट्रांसफर हो गया, भाग गए, स्यू कर सकते हैं पैसे के लिए, इंटरेस्ट के लिए, चार्जेस फॉर डिले के लिए, सेलर ये सब कर सकता है बट सामान वापस नहीं ले सकता। रीपोजेशन का कोई राइट ही नहीं है। Whereas higher purchase generally meant for big things like house, car and all that, ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब आखिरी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाएगा, उसके पहले ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। और अगर आप भाग गए, सेलर स्यू करेगा कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, इंटरेस्ट जो बकाया आप नहीं दे रहे हो, मतलब इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों, प्रोडक्ट वापस ले सकता है,
और अगर कुछ चार्जेस इंपोज किए, इंटरमीडियरीज को इन्वॉल्व किया पैसा वसूलने के लिए, उन सारी चीजों का केस कर सकता है आपके ऊपर, सामान भी आपसे वापस ले सकता है। दैट इज अंडर विच सिस्टम? हायर परचेज सिस्टम। तो डेफर्ड पेमेंट स्कीम का मतलब सबको सुनाई पड़ गया? गूंगे बहनों को छोड़ के बाकी लोग बता सकते हैं? वेरी गुड, समझ में आ गई बात? बट ध्यान से सुनिएगा, इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल और फॉर कमर्शियल पर्पस। मतलब सर, मैं एक शॉपकीपर हूं, आपके पापा मैन्युफैक्चरर हैं, मैंने आपके पापा से फैक्ट्री से गुड्स खरीदे बेचने के लिए, और मैंने उनको पेमेंट भी कर दिया। पेमेंट सेल्समैन को दिया था, सेल्समैन भाग गया। आपके पापा कह रहे हैं हमारे पास तो आपका पेमेंट पहुंचा ही नहीं। मैंने कहा मैंने आपको सेल्समैन को दिया था। कह रहे कोई रसीद है? मैंने कहा सेल्समैन कह रहा था मैं ऑफिस जाके भिजवा दूंगा। कह रहे हम कैसे मान लें, और ना हमने आपको बोला था सेल्समैन को पैसा देने के लिए। तो मेरे और आपके पापा के बीच में, सेलर और फैक्ट्री वाले के बीच में डिस्प्यूट हो गया। डेफिनेटली कोर्ट में हम जा सकते हैं अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। व्हाट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1939। बट हमारे लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं बना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली एंड यूजर के लिए बना है। किसके लिए? एंड यूजर के लिए। समझ में आ गया? एंड आपका प्रोडक्ट कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? तो अगर मैंने कार खरीदी शोरूम से, कार में डिफेक्ट आ गया, मैं शोरूम को भी स्यू कर सकता हूं, मैन्युफैक्चरर को भी स्यू कर सकता हूं। बट अगर मैंने ट्रक खरीदा, मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ट्रक पे गुड्स लोड होते हैं, 100 टन्स का वेट था ट्रक पे जो लोड कर सकते हैं, मैंने 170 टन माल लाद दिया उसके ऊपर, ट्रक का एक्सल तो टूटेगा ही टूटेगा। एक्सल मतलब दो पहियों को जो विंग ज्वाइन करता है। तो दिस ट्रक इज परचेज फॉर पर्सनल पर्पस और बिजनेस पर्पस। पर्सनल पर्पस के लिए है कि बिजनेस पर्पस के लिए है? पर्सनल के क्या, हम सो रहे हैं क्या उसके अंदर, एसी लगा के कमरा बनाया क्या? ट्रांसपोर्ट कंपनी है हमारी। बिजनेस पर्पस, कमर्शियल पर्पस, तो हम स्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं कर सकते। दूसरे कानून है देश में। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो आपने मेरे जैसे बिल्डर से एक फ्लैट खरीदा अपने रहने के लिए, अगर उस फ्लैट का सीमेंट 6 महीने के अंदर ही उखड़ने लग गया, पाइपलाइन फट गई, बिल्डर कह रहा आपने सही तरीके से यूज नहीं किया, आपने सही तरीके से यूज नहीं किया। अरे सीमेंट क्या ब्रेड में लगा खा गए क्या? घूर रहे थे ना आप, दीवार को नजर लग गई है। समझ में आ गया? और दिन में 4 बार आप नहा रहे हैं, पानी का फ्लो ज्यादा होगा, 2 दिन में 1 बार नहाइए, तो बिल्डर चीट कर रहा है। तो यहां पे बच्चों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है, वेयर एज एक बड़ा कानून है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। कौन सा कानून? उसके तहत भी केस कर सकते हैं, सीपीए के तहत केस कर सकते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत केस कर सकते हैं, बट सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत से केस नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉपर्टी गुड्स नहीं मानी जाती। प्रॉपर्टी गुड्स नहीं मानी जाती। मेरे दादाजी ने मेरे को प्रॉपर्टी दे दी एज पर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेरे अंकल का बेटा कह रहा है भैया इसमें तो हमारा भी शेयर होना चाहिए। मैंने कहा तुम छोटे हो, तुम्हारा बुद्धि कम है, मैं इसको संभाल रहा हूं, तुम टेंशन ना लो, तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो जरा। तो क्या वो मेरे को एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस करेगा? नो, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का जो कानून है उसके तहत केस होगा। तो ये मत सोचिएगा कि ये इंसान केस कर ही नहीं सकता, कर सकता है बट इस कानून के तहत नहीं कर सकता। लॉजिक वेंट वेल? सबको समझ में आ गया कंज्यूमर कौन होता है? पक्का? चलिए, कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है जाकर कोर्ट में, स्टेट कमीशन, नेशनल फोरम में? कंज्यूमर खुद भी जा सकता है अगर वो चुलबुल पांडे है तो, बट अगर वो मक्खी सिंह पांडे डरपोक टाइप का है तो ही कैन गो थ्रू सम कंज्यूमर रजिस्टर्ड एसोसिएशन। मैंने अकोशा का नाम आपको बताया था ना, या आप सीधे गवर्नमेंटल ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हैं। एक से ज्यादा कंज्यूमर्स अगर हैं तो मिलके भी कंप्लेन कर सकते हैं एडवोकेट के थ्रू। और अगर मान लीजिए मोहल्ले में राम सिंह की पत्नी ने जहर खरीदा था, 2 बोतल पी गई, मरी नहीं, केस कर देगी कंज्यूमर फोरम में कि जहर असर नहीं किया, राम सिंह केस करेगा। समझ में आ गया कि बीवी जहर खरीदी, पी गई, मरी क्यों नहीं? समझ में आया? क्योंकि राम सिंह ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था, जाकोर आके साइयां मार सके ना कोई भी। समझ में आ गया? तो मजाक की बात अलग है बच्चों, कार खरीदी, उसके ब्रेक शू में प्रॉब्लम था, साबित हो गया, इस वजह से एक्सीडेंट हो गया, तो जो कार चला रहा था वो तो टैया हो गया, उसके घर वाले उसके लीगल एयर हैं, लीगल एयर स्यू कर सकते हैं। खोपड़े में बात गई, झटपट अपडेट कर लें।
कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। सो पीपल अंडरस्टूड कैसे कंप्लेन करनी है भाई? कौन कंप्लेन कर सकता है? चलिए, कंप्लेन कितने टाइम के अंदर करनी है? द टाइम पीरियड इज 3 मंथ्स अगर गुड्स की बात है तो, और अगर उन गुड्स को टेस्टिंग की जरूरत है तो 5 महीने तक आप कंप्लेन कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा, लॉ ऑफ लिमिटेशंस एक्ट एक कानून है जो हर चीज की टाइम लिमिट स्पेसिफाई करता है, और कोर्ट में अगर कंप्लेन करनी है फॉर सम केसेस फ्रॉम द डे ऑफ ग्रीवियंस 2 years, एंड फॉर सर्टन क्रिमिनल केसेस इट रेंजेस अप टू 3 years। 3 साल पुरानी बात का भी आप आज की तारीख में कोर्ट केस कर सकते हैं। बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गुड्स के केस में 3 months है, और जहां पे वो गुड्स टेस्टिंग के लायक हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट है, देन कंप्लेंट पीरियड इज हाउ मेनी मंथ्स चिल्ड्रन? 5 months। फंडामेंटल लॉजिक वेंट वेल? समझ में आ गई बात? पक्का? लिख लीजिए, मैं 2019 में जो एड ऑन हुआ है वो भी आपको लिखवा दूंगा। समझ में आ गया भाई? बी क्विक, बी क्विक। सो फीचर्स चिल्ड्रन विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। गॉट इट? आज की सेवाएं इसी के साथ होती हैं समाप्त।